किस तरीके की तबाही उत्तराखंड अभी विटनेस कर रहा है, ये हम आपको हर एक रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। कुछ खास मेहमान इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम उनसे समझ सकें कि इस तरीके की स्थिति आखिरकार उत्तराखंड में कैसे बनी, कब बनी, क्यों बनी। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे हमारे साथ हैं। कृष्णा मित्रो कंसल्टेंट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के। डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम हमारे साथ है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी इंदौर, ग्लेशियोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पूर्व उप सेना प्रमुख भी हमारे साथ। सबसे पहले विवेक पांडे का रुख करना चाहूंगी। विवेक जी, अभी की मौजूदा हालात क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन में और कितना वक्त लग सकता है, कितने लोगों की फंसे होने की आशंका है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, कल के ऑपरेशन के बाद जब उन 12 लोगों को वहाँ से निकाला हम लोगों ने टनल नंबर 2 से, ये इस टनल से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है अपस्ट्रीम, और वहाँ से जो मुस्कुराते चेहरे हमको मिले लोगों की, उससे मनोबल में काफ़ी इजाफा हुआ हमारे आईटीबीपी के जवानों के जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। और ये जो सेकेंड टनल है वहाँ पर लगभग 30 लोगों के फंसे होने की हमको सूचना है। कल शाम को भी काफ़ी कोशिश की गई इसको खोलने की, लेकिन पानी का जो जल स्तर का जो लेवल था वो ऊपर आ गया, काफ़ी बढ़ गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू में वर्क्स में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि स्लो डाउन हुआ था। आज सुबह फिर से अर्थ मूवर्स हम लोगों ने अंदर भेजे हैं और हमारे जवान लगभग 300 जवान वहाँ पर लगे हुए हैं। सेना भी है वहाँ पर, एनडीआरएफ भी है और हमारे सिस्टर एजेंसीज भी हैं। और अभी स्थिति ये है कि लगभग हम लोग 25 से 30 मीटर और अंदर जा पाए हैं। अंदर 2 हमारी जो मशीन्स हैं वो लगी हुई हैं, और ऐसी जो हम लोग उसका मैप देख के जो अनुमान लगा पा रहे हैं, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो कि राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, जो कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये पूरा टनल है। तो हमारे माउंटेनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे रेस्क्यूअर्स और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड पे हैं, पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और हम ये आशा कर रहे हैं कि थोड़ी देर में कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा जैसे जैसे हम टनल के अंदर जा रहे हैं। हमारे हिमवीर कल से लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का। इन सब के बीच हमारे साथ कृष्णा मित्रो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और कृष्णा मित्रो से जानने की कोशिश करेंगे कि अब राहत और बचाव कार्य कितना और वक्त ले सकता है। कृष्णा मित्रो, आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में कंसल्टेंट हैं। आपके हिसाब से जो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ये जो मरने वालों की तादाद अब 15 बताई जा रही है, 14 बताई जा रही है, क्या आपको लगता है कि इन तस्वीरों को देखकर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है और सही आकलन आज शाम तक साफ तौर पर सामने आ सकता है? एक तो आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा एको है। मेरा ख्याल है जो स्टूडियो के जो स्पीकर्स हैं वो बहुत लाउड हैं। जी। मेरे को पूरी तरह से आपकी बात सुनाई नहीं दे रही। हाउएवर जो मेरे को समझ आया है आपका सवाल, जो कैजुअलिटीज़ हैं, कैजुअलिटीज़ लाइकली टू इंक्रीज़, क्योंकि अभी तो एक ही दिन हुआ है, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं हादसे को, और जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है अब तक, उससे जो 12-14 जो डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं और 16 रेस्क्यू किए गए हैं, मेरे अंदाजे से 30-35 लोग जो टनल में फंसे हुए हैं उसमें कुछ और कैजुअलिटीज़ आने की संभावना हो सकती है। हम तो यही दुआ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम कैजुअलिटीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू किया जाए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ऐसे सर, इस वक्त ग्राउंड जीरो का रुख करना चाहूंगी क्योंकि हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो हालात का जायजा ले रहे हैं लगातार और उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जो हैरान परेशान है क्योंकि उनके अपने मिल नहीं रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं। वरुण का रुख करना चाहेंगे। वरुण, अभी आप जहां मौजूद है वहां की क्या स्थिति? क्या जो वो परिजन सुबह आपने तस्वीरों में दिखाए थे, पहुंचे हुए थे अपनों को ढूंढने के लिए, अब भी हैरान परेशान है या उनको कोई मदद मिल पाई? देखिए, ऐसे कई परिजन है जो कि हैरान परेशान ही घूम रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन नीचे दिखाएं तो, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ नीचे चल रहा है, बड़ी संख्या में जो अपनों को ढूंढ रहे हैं लोग वो वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि अभी टनल में जो काम है, रेस्क्यू है, वो चल रहा है। लेकिन प्रतिमा 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है, हमने खुद एबीपी न्यूज़ ने दिखाया, लबालब वो मलबे से भरी हुई है।
खुद आईटीबीपी का कहना है कि इसमें समय लगेगा अभी मलबे को बाहर निकालने में। तो किस तरीके से रेस्क्यू होगा, कैसे उनको बाहर निकाल पाएंगे, कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है ये उनके लिए चिंता का सबब बन रही है। और इन्हीं दृश्यों को देखकर भी वो जो परिजन जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो परेशान है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अपनी तरफ से तो प्रशासन बहुत तेजी से कर रहा है। वरुण, आएंगे आपके पास क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी की भारी दिक्कत है, फिर भी आप लगातार लाइव तस्वीरें भेज रहे हैं। अच्छी बात यह भी है वरुण कि मौसम आज काफी साफ है। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी पकड़ लेगा। डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT इंदौर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजम साहब, आप तो बेहतर तरीके से ग्लेशियर्स को समझते हैं। ये ग्लेशियर्स का टूट जाना और इस बहाव में आक्रामक तौर पर पानी निकल जाना, क्या इसका आकलन नहीं किया जा सकता? डॉक्टर मोहम्मद फारूक आजम, सवाल आपसे था। फारूक साहब, आवाज नहीं आ रही है शायद। चलिए, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पूर्व उप सेना प्रमुख, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह जी, ITBP सबसे पहले वहां मोर्चा संभालने के लिए पहुंची क्योंकि जो चेक पोस्ट है सीमा का चीन के साथ लगता हुआ वो करीब है। लेकिन ITBP है, SDRF है, NDRF है, वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है आज सुबह से। क्या लगता है आपको, इतनी एजेंसियां अगर है तो रेस्क्यू जल्द हो जाएगा? जो प्रायोरिटी है वो बचाव, राहत और रिकंस्ट्रक्शन की है। अभी जो चैलेंजेस हैं, जो मिसिंग हैं, उनको ढूंढना और उन तक पहुंचना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए जिस प्रकार आपने बताया कि SDRF, जो NDRF और ITBP के अलावा जो आर्मी के 6 कॉलम वहां पहुंच चुके हैं और इसके अलावा 2 मेडिकल टीम्स पहुंची हैं अपनी एम्बुलेंस वगैरह और मेडिकल सपोर्ट के साथ में। और इसके अलावा एक इंजीनियर टास्क फोर्स भी वहां पहुंच गई है, JCB और जो बाकी इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट के साथ में। इसके अलावा मैं कहूंगा कि जो आर्मी एविएशन के जो चीता हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इस इलाके में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं ताकि पूरा कोऑर्डिनेशन कर सके। और अगर आप पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस को देखें तो एयरफोर्स के जो C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, AN-32 है और जो MiG-17 एयरक्राफ्ट है वो बिल्कुल रेडी हैं और अपना कार्य करने के लिए। और जो बात आप कह रहे हैं एयरफोर्स को लेकर, महत्वपूर्ण ये है कि कहा भी ये जा रहा है कि आज सुबह से जब एयरफोर्स मोर्चा संभालेगा तो रफ्तार से रेस्क्यू शुरू हो जाएगा क्योंकि वहां जहां रोड कनेक्टिविटी लगभग टूट गई है वहां एयरफोर्स पूरी तरह से काम कर सकती है। टूटने से मची तबाही की किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है वो एक एक कर ABP न्यूज आपके सामने रख रहा है। खास मेहमान भी इस मौके पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। ITBP के प्रवक्ता विवेक पांडे भी हमारे साथ हैं और जिस तरीके जैसे जैसे रेस्क्यू की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें मलबा हटाने की कोशिश करती हुई एक मशीन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है साफ तौर पर। विवेक पांडे जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने चूंकि ये बात क्लियर की, लेकिन अभी जितनी फोर्स मौके पर मौजूद है क्या उतनी काफी होगी या जो आप लोग आकलन कर रहे हैं ग्राउंड पर उसके हिसाब से लगता है कि आपको और लोगों को लगाना पड़ेगा ताकि रेस्क्यू में बाधा ना आए और वो रेस्क्यू जल्दी हो पाए? देखिए, ये जो पूरा इलाका है यहाँ मैन पावर से ज़्यादा ज़रूरत संसाधनों की है और ऑलरेडी वहाँ पे मुझे लगता है हमारे ITBP के ही सिर्फ 300 से ज़्यादा जवान हैं। अंदर जो मलबा है वो कॉज ऑफ कंसर्न है बिकॉज मैनुअली उसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो मैन पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी तो हम और ज़्यादा लोगों को वहाँ ले आएंगे। सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है अभी वो मलबे को हटाना है जो टनों में है और वो धीरे धीरे करके बाहर आ भी रहा है। जैसा आप विजुअल्स में देख रहे हैं, हमने मशीनों को अंदर एम्प्लॉय किया हुआ है। कई जगहों पर जो अंदर का मलबा है उसके ऊपर की तरफ 1 से आधे फीट का ही मैं कहूँगा कि जगह बची हुई है जिसके अंदर। और कई बार ऐसी जगहों पर कई बार बीच बीच में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत कम होता है, ज़्यादा होता है, तो अंदर ऐसे सीधे घुस जाना बहुत सारे जवानों के साथ इज़ नॉट एडवाइसेबल जब तक एक प्रॉपर सिस्टम न बन जाए वहाँ अंदर जाने को। बिकॉज अंदर अंधेरा भी है और साथ ही साथ स्लश होने की वजह से उसमें दलदल में 5 से 6 फीट जवानों के धंसने की भी संभावना है। बिल्कुल, तो इस वजह से सारे एंगल्स पर विचार किया जा रहा है और वहां पर फिसलन बहुत ज्यादा होती है और यही वजह है जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। विवेक जी, मैं आऊंगी आपके पास। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता देखिए ताजा जो रेस्क्यू की तस्वीरें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। ITBP वहां पर मौजूद है, SDRF NDRF वहां पर मौजूद है और भारी भरकम मशीनों से जो गीली मिट्टी है जो कि रेत बन जाती है और उसके बाद उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, उसी को हटाने का काम जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से कृष्णा मित्रा से हमारे साथ क्योंकि बने हुए। कृष्णा जी,
बार बार जब आपदा आती है तो कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये जो मामला है, आप इस पूरे इलाके को, भौगोलिक अगर स्थिति इस इलाके की समझें तो बहुत बेतरकीब पहाड़ काटे जाते हैं, तिरछे पहाड़ काटे जाते हैं। ये सोचा नहीं जाता कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर हमारे पास प्लान बी क्या हो गया। क्या वक्त नहीं आ गया है कि हम कंस्ट्रक्शन जब करें आगे, खास तौर पर इन इलाकों में, इन चीजों को सोचें उसके बाद करें? देखिए, ऐसा है कि ये बार बार कहा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले, ख़ास तौर पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस ज़रूर लेनी होती है। सिर्फ एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं, डिज़ास्टर क्लियरेंस भी लेना ज़रूरी होता है। अब खोला गया है, बहुत ज़्यादा कल मलबा अंदर आ गई थी तो पूरा ब्लॉकेड हो गई है, तो उसी को दोनों जो जेसीबी है वो अंदर जाके निकाल रहे हैं। और 100 करीब 180 मीटर का टनल है और एक आउटलेट टनल है जहाँ से जो 30 से 40 वर्कर्स हैं फंसे हुए हैं कल से, तो उनको निकालने का प्रयास है। मैम, कितनी टीम लगी हुई है और कितना रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, आईटीबीपी की टीम है, उत्तराखंड पुलिस है, एसडीआरएफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।